उसी के वो जो बहन भाई होते थे क्रॉस करवाते थे, फिर क्रॉस करवाते थे, फिर क्रॉस करवाते थे। आगे हमने उनके जो बहन भाई लिए, दुनिया में कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जिधर बहन भाई का क्रॉस हो। वो इसलिए नहीं है कि मजहब मना करता, वो इसलिए कि वो जेनेटिकली रिकमेंडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने अभी 5 टन वजन लेके जाना है और वो मैंने सुजुकी गाड़ी पे लेके जाना है, तो मैं नहीं लेके जा सकता। कमर्शियल फार्मिंग कमर्शियल बर्ड से होती है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप डोमेस्टिक बर्ड से कमर्शियल फार्मिंग ले लें। आस्ट्रोलाब, RIR, प्लाईमाउथ, ये सब जो है डोमेस्टिक बर्ड्स हैं जो घरों में रखे जाते हैं कि 10 रखे हों, 3, 4, 5, 6 अंडे आ रहे हों, नीड सेटिस्फाई कर रहे हो। आप इसके 50-50 हज़ार, 1-1 लाख बर्ड जिस तरह वाइट लेयर होती है उस तरह नहीं रख सकते। वो बर्ड जो आपको 26 से 30 घंटे तक अंडा दे दे वो कामयाब है। अगर 32 घंटे से ऊपर चला जाए आपकी प्रोडक्शन तो आप नुकसान में हैं। तो दुनिया में फार्मिंग 3 मकसद के लिए होती है, या गोश्त के लिए, या अंडे के लिए, या एक घर में खूबसूरती के लिए रखा जाता है। खूबसूरती वाले बर्ड से अगर आप कहेंगे कमर्शियल अंडे लेने हैं तो आप नहीं ले सकते। कमर्शियल अंडे आपने कमर्शियल बर्ड से लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लुमन की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए कमर्शियल बर्ड रखना चाहिए। घर में आपने रखना है तो आप खूबसूरती के लिए कुछ भी रख सकते हैं, करीना कपूर भी रख सकते हैं। आप होती है एक लाइन ब्रीडिंग होती है, एक क्रॉस ब्रीड होता है और एक आउट ब्रीड होता है। अब लुमन का जो बाप है वो RIR है, उसकी माँ लेगन है, 2 डिफरेंट ब्रीड है। उनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो लुमन ब्राउन लाइट आगे पैदा होता है। तो 81%, इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिसर्च, पूरी दुनिया में रिसर्च है कि 81% कस्टमर जो है ना ब्राउन एग को प्रायोरिटी देता है ऑन वाइट। 96% तक प्रोडक्शन पे जाता है ये, और ये 24वें हफ्ते में जो है ना 96% प्रोडक्शन गेन करता है। मतलब आपके पास अगर 1000 बर्ड है तो तकरीबन 960 के करीब, 950 के करीब आपके अंडे आ रहे होंगे। वो लुमन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन है, वो हाइब्रिड ब्रीड से आगे लिया गया, या उसमें लोग जो है ना RIR के मुर्गे छोड़ के या क्रॉस मुर्गे छोड़ के ले रहे हैं। या आप लुमन का जो शेल होता है अगर इसको आप फील करें, अब जब 45 न्यूटन पावर उसकी है तो उसमें से तो बच्चे ही नहीं बाहर निकलता। इसी वजह से आप सुनते होंगे कि आपकी हेजेबिलिटीज बड़ी कम है। आज जी सर नबील दुखते दिल के साथ पोल्ट्री फार्मिंग का पोस्टमार्टम करेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग का पोस्टमार्टम करने से पहले सर नबील हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी व्यूवर्स को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली। मेरा नाम नबील अली है और मैं ऑर्गेनिक वैली पोल्ट्री एंड रिसर्च सेंटर्स का ऑनर हूँ। और इस रिसर्च सेंटर में हम ऐसी ब्रीड्स पे काम करते हैं जो कस्टमर्स के लिए प्रॉफिटेबल हों। और पिछले 4 साल से फार्मिंग के बिज़नेस में हूँ मैं, और इस वक्त जो है पाकिस्तान में सर्टिफाइड जो लुमन का PS है, पेरेंट स्टॉक है, वो मेरे पास मौजूद है। और अजमल साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले साल की तरह आपने स्पेशल टाइम निकाला और आप हमारे पास आए। चलें जज़ाकल्लाह। सर नबील पोल्ट्री फार्मिंग में जो फार्मर्स के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ? अजमल भाई मुझे याद है कि तकरीबन 13-13.5 माह पहले आप मेरे पास आए थे तो आपने एक सवाल पूछा था। आपने पूछा था कि पोल्ट्री ब्रीड कौन सी रखनी चाहिए, तो मैंने आपको एक जवाब दिया था, आप जिस पे बहुत हंसे थे। आपने पूछा था कि कौन सी मुर्गी रखनी चाहिए, तो मैंने कहा था जो अंडा दे। तो आपने हंस दिया था, आपने कहा था अंडे तो सब देते हैं। तो एक्चुअली अजमल भाई पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ ये हुआ कि हम एक्चुअल जो राइट बर्ड फॉर राइट पर्पस के असल मकसद जो था वो मकसद के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। मतलब पोल्ट्री में आप जितना देखें कि लोग, हम भी भागते रहे हैं आस्ट्रोलाब, RIR, मैं बड़ा काम किया आस्ट्रोलाब RIR पे। इसके अलावा प्लाईमाउथ है, देन यू कैन सी कि उसमें लाइट सुसेक्स है, बाकी ये सारे। असल मकसद क्या है? असल चूंकि बीइंग अ मार्केटर जो है ना, जो है वो पहली चीज़ होती है नीड आइडेंटिफिकेशन, कि लोग ये ब्रीड क्यों रख रहे हैं, मकसद क्या। असल मकसद है ब्राउन एग प्रोडक्शन। नहीं सर, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना ये चाह रहे हैं कि इससे पहले बेमकसद पोल्ट्री फार्मिंग की जाती रही है? नहीं, मैं जरूर इसमें ये कहूँगा कि हमारे तक एक्चुअल इंफॉर्मेशन ही मौजूद नहीं थी। हम जब बात करते हैं दुनिया में 2 तरह का अंडा होता है, एक वाइट होता है, एक ब्राउन होता है, ठीक है। हमारे पास एक्चुअली इनका एक इंटरमीडिएट अंडा है, या वाइट है या गोल्डन मिस्री है। अब लोगों ने जब ये देखा कि यार ये गोल्डन मिस्री अंडा छोटा है, हर चीज़ है, तो हमें ब्राउन एग की ब्रीड रखनी चाहिए। अब उस ब्राउन एग की ब्रीड की सर्च में जब हम निकले तो हमने डोमेस्टिक बर्ड्स में घुस गए। उसमें यह था कि चूंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी वो आस्ट्रोलाब, RIR, प्लाईमाउथ, इस तरह की ब्रीड्स की मौजूद थी, तो हम उसके पीछे लग गए कि ब्राउन अंडा इससे लेना।
जबकि दुनिया में जो ब्राउन अंडा है वो हाईली प्रोफेशनल बर्ड्स हैं, वो लिया जाता है हाईलाइन अमेरिकन बर्ड है, लुमन जर्मन बर्ड है। ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड बर्ड हैं जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए, कमर्शियल मकसद के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह वाइट लेयर है, ये ब्राउन लेयर होती हैं। तो जो फार्मर थे वो भाग रहे थे ब्राउन अंडे की तरफ। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हर फार्मर ये समझता है कि मैं लूंगा मुर्गी और उससे बच्चे जनरेट करके फिर आगे जनरेट करूँ, फिर आगे करूँगा, फिर आगे करूँगा। तो ऐसे नहीं होता। एक्चुअली पोल्ट्री का एक स्ट्रक्चर है, जो बच्चे देने वाले होते हैं उन कंपनीज को ब्रीडिंग कंपनीज कहते हैं, जो आगे अंडे की प्रोडक्शन लेने वाले होते हैं उनको प्रोडक्शन कंपनीज कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में वाइट अंडे की मार्केट क्यों बची हुई है, वो इसलिए बची है कि जो उनकी ब्रीडिंग कंपनीज हैं वो सिर्फ आगे फीमेल देते हैं, फार्मर फीमेल डालते हैं, 2 साल अंडा देते हैं, उसको कल करके आगे नहीं ले लेते हैं। ब्रॉयलर की क्यों बची हुई है कि उनका पीएस पेरेंट स्टॉक जिनके पास मौजूद है वो उनके बच्चे लेते हैं, गोश्त के लिए बढ़ाते हैं और बेच देते हैं। गोल्डन मिस्ट्री, आस्ट्रोलाब, आरआईआर में प्रॉब्लम ये था कि हम जो स्टॉक लेते थे उसी के वो जो बहन भाई होते थे क्रॉस करवाते थे, फिर क्रॉस करवाते थे, फिर क्रॉस करवाते थे, उसकी जेनेटिक नेचर ही खत्म हो जाती है। होता ये है कि कुछ डिजीज होती हैं जो वर्टिकल ट्रेवल करती हैं, कुछ हॉरिजेंटल होती हैं। जिस तरह आप आईबी का मसला कह लें, गंबोरो का कह लें, ये हॉरिजेंटल डिजीज है। कुछ है वर्टिकल। वर्टिकल डिजीज होती है जो जेनेटिक्स वीक करती हैं। फॉर एग्जांपल अंडे का साइज कम हो जाता है, बर्ड डिजीज रेजिस्टिव नहीं रहता, उसकी एग प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, वेट गेनिंग कैपेबिलिटी डाउन हो जाती है। इसी तरह आप एफसीआर फीड कन्वर्जन रेशियो डाउन हो जाती है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि गोल्डन मिस्री जो था ना, एक फार्मर गोल्डन मिस्री मुर्गी लेता है जो मैं समझता हूं कि एक दुनिया का गंदा तरीन ब्रीड है। उसकी वजह यह है कि ना इसका वजन है, ना ये अंडे देने की रेशियो है, ना अंडे का साइज है, एफसीआर, डिजीज रेजिस्टिव, हर चीज जो है ना बुरी है, मगर हमारे पास एक्सपोजर नहीं था। क्या गोल्डन मिस्री फार्मर लेता है, वो उससे 3 माह 4 माह अंडे लेता है, फिर बाहर से मुर्गा लेता है और उसका क्रॉस करवाता है तो उससे बच्चे ले लेते हैं। उसमें आप समझें कि 20-30% फैमिली आउट हो जाती है ना, तो सर्वाइवल है। आस्ट्रोलाब आरआईआर में क्या मसला था, उसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ उसका रंग बचाया कि आरआईआर में रंग कोई ना आए। क्या था, हमारे पास एक ब्रीड आया, उसमें जो प्रॉब्लम्स आए, आगे हमने उनके जो बहन भाई लिए। दुनिया में कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जिधर बहन भाई का क्रॉस हो। वो इसलिए नहीं है कि मजहब मना करता, वो इसलिए कि वो जेनेटिकली रिकमेंडेड नहीं है। अब होता यह था कि वो बहन भाई वो क्रॉस होता था क्योंकि काला रंग मेंटेन करना था। अब जो ऊपर प्रॉब्लम है वो नीचे आई, उसके बाद फिर आगे बहन भाई हो वगैरह, फिर बहन, उसकी जेनेटिक नेचर ही इतनी डिस्टर्ब हो गई कि ना वो डिजीज रेजिस्टिव रहा, ना अंडे देने की रेशो रही, ना वेट गेनिंग रही, ना एफसीआर रही। तो एक्चुअल प्रॉब्लम अजमल भाई अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे फार्मर्स की अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हमने बनना है। आप जरूर फार्मर्स को दिखाइएगा कि सबसे ऊपर प्योर लाइन्स होती हैं, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पीएस होता है, फिर कमर्शियल होता है। हम एकदम कहते हैं कि हम ब्रीडिंग कंपनी बन जाए, हम मुर्गी आज लेके आए, उसका क्रॉस कराएं, आगे बच्चे दे दे, तो दुनिया में ऐसे नहीं होता। चलिए सर, मंदी का शिकार मार्केट बेहतरी की तरफ आएगी, या फिर यूँ कह लीजिए कि क्या इस इंडस्ट्री के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, या आसान लफ्ज़ में पूछा जाए तो पाकिस्तान में अब किस मुर्गी की फार्मिंग करनी चाहिए? अच्छा, इसमें अजमल भाई सबसे पहले तो समझना ये चाहिए, मुर्गी को छोड़ो, पहले ये डिसाइड करें कि हमने क्या बनना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने अभी 5 टन वजन लेके जाना है और वो मैंने सुजुकी गाड़ी पे लेके जाना है, तो मैं नहीं लेके जा सकता। सुजुकी गाड़ी पे अगर मैंने जाना है तो हार्डली मैं 1 टन वजन लेके जा सकता हूँ, 7-2 मुसाफिर जा सकते हैं। इसी तरह मैं कहूँ कि मैं 72 लोगों को लेके जाना है और मैंने स्विफ्ट पे लेके कराची जाना है, तो मैं नहीं लेके जा सकता। राइट पर्पस और राइट बर्ड होना जरूरी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं कि हम बर्ड लेते हैं और समझते हैं रीजनरेट करके हम बना देंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि कमर्शियल फार्मिंग कमर्शियल बर्ड से होती है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम डोमेस्टिक बर्ड से कमर्शियल फार्मिंग ले लें। आस्ट्रोलाब, आरआईआर, प्लाईमाउथ, ये सब जो है ना डोमेस्टिक बर्ड्स हैं जो घरों में रखे जाते हैं कि 10 रखे हों, 3, 4, 5, 6 अंडे आ रहे हों, नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप इसके 50-50 हज़ार, 1-1 लाख बर्ड जिस तरह वाइट लेयर होती है उस तरह नहीं रख सकते। वो बर्ड जो आपको 26 से 30 घंटे तक अंडा दे दे वो कामयाब है। अगर 32 घंटे से ऊपर चला जाए आपकी प्रोडक्शन तो आप नुकसान में हैं। आस्ट्रोलाब आरआईआर फार्मिंग में ऐसे नहीं था। अब ये है कि फार्मर को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने प्रोडक्शन कंपनी बनना है
तो हमने वाइट लेयर लेनी है या ब्राउन लेयर लेनी है, या तीसरा मकसद है ब्रॉयलर जो गोश्त के लिए। तो दुनिया में फार्मिंग 3 मकसद के लिए होती है, या गोश्त के लिए, या अंडे के लिए, या एक घर में खूबसूरती के लिए रखा जाता है। खूबसूरती वाले बर्ड से अगर आप कहेंगे कमर्शियल अंडे लेने हैं तो आप नहीं ले सकते। कमर्शियल अंडे आपने कमर्शियल बर्ड से लेने हैं, और गोश्त के लिए आपने ब्रॉयलर ही यूज़ करना है। हमारे पाकिस्तान में वाइट ब्रॉयलर है, वैसे कलर ब्रॉयलर्स भी मौजूद होते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो जो आपका सवाल है कि फार्मर को कौन सी मुर्गी रखनी चाहिए, फार्मर को कमर्शियल मुर्गी रखनी चाहिए, डोमेस्टिक नहीं रखनी चाहिए। और कमर्शियल मुर्गी उसमें वाइट लेयर है और ब्राउन में ब्राउन लेयर है। ब्राउन लेयर में लुमन ब्राउन है या हाईलाइन है। हाईलाइन पाकिस्तान के पास किसी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लुमन की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए कमर्शियल बर्ड रखना चाहिए। घर में आपने रखना तो आप खूबसूरती के लिए कुछ भी रख सकते हैं, करीना कपूर भी रख सकते हैं आप। अच्छा, फिर बता दीजिएगा कि पोल्ट्री में अफजाइश का तरीक़ेकार क्या है या क्या होना चाहिए? अच्छा अजमल भाई, अफजाइश का ये कि ब्रीडिंग क्या होती है। अच्छा, ब्रीडिंग के ना पहले समझने की ज़रूरत है कि ब्रीडिंग के मेथड्स क्या होते हैं। ब्रीडिंग के ना दुनिया में 4 मेथड होते हैं। एक सबसे जो पहला मेथड होता है इन ब्रीडिंग होती है, एक लाइन ब्रीडिंग होती है, एक क्रॉस ब्रीड होता है और एक आउट ब्रीड होता है। इन ब्रीड ये होता है कि हमारे पास कुछ जानवर मौजूद हैं, उनके जो बच्चे हैं इनका हमने आपस में ब्रीड करवाया, फिर ब्रीड करवाया, फिर ब्रीड करवाया, ये इन ब्रीडिंग है। ये हम नॉर्मली ना घरों में किया करते थे, जिधर हमें हाई परफॉर्मेंस बर्ड नहीं चाहिए होते थे, घरों में रख के क्रॉस करवाते थे, वो चल जाता था। ये बड़ी डोमेस्टिक जो ना ब्रीडिंग स्कीम है जो हम अपने पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ करते हैं कि हम मुर्गियों को आपस में क्रॉस करवाते हैं, लेके चलते हैं, इसको हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। ये बहन भाइयों के क्रॉस होते हैं, इसमें जेनेटिक पार्ट बहुत लूज हो जाती है। ये उन केसेस में होती है कि जब कुछ स्पेशल ट्रेड्स को इंक्रीज करना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे बर्ड मौजूद हैं जिनका ना चेस्ट बड़ी वाइड है और आपने उसको रिंग बर्ड के तौर पे लेके जाना है, तो आप उनकी इनब्रीडिंग कराएंगे। 2, 3, 4 बर्ड ऐसे लेके रखेंगे जिनकी चेस्ट बड़ी वाइड हो, जिनकी टेल बड़ी अच्छी हो, तो स्पेसिफिक ट्रेड इंक्रीज हो जाएगी। मगर कमर्शियल फार्मिंग ऐसे नहीं होती। उसके बाद एक आती है लाइन ब्रीड। लाइन ब्रीड ये है कि ये भी बहुत छोटे लेवल पे होती है, डोमेस्टिक लेवल पे होती है, खूबसूरती वाले बर्ड में होती है। माँ और बाप होते हैं, उसके नीचे बच्चे होते हैं। आप बाप का क्रॉस बेटी से करवा देते हैं और माँ का क्रॉस बेटों से करवा देते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि लाइन ब्रीड में 100% सेम जेनेटिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है, इसमें 50% वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। और ये भी जो है ना कमर्शियल ब्रीडिंग मेथडोलॉजी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है आउट ब्रीड है। आउट ब्रीड ये कि सेम ब्रीड होता है, जैसे RIR है और ये भी RIR है। आपने एक RIR ले लिया जर्मनी से, एक RIR ले लिया USA से। अब ये 2 डिफरेंट फैमिलीज की जिनकी जेनेटिक नेचर तो सेम है मगर फैमिली जेनेटिक्स बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट एरियाज में पले, कोई 50-50, 100 जनरेशन डिफरेंट चली, ट्रेड्स डिफरेंट है। इनको जब आप आपस में क्रॉस करवाते हैं ये होता है आउट ब्रीड। आउट ब्रीड में जानवर की कैपेबिलिटीज एनहेंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ डिजीज़ हैं, कुछ वेदर की पैरामीटर्स हैं, FCR है USA के मुताबिक है, कुछ जर्मनी के मुताबिक है, वो दोनों बर्ड में मल्टीप्लाई होंगे तो बर्ड की क्वालिटी एटलीस्ट मेंटेन रहती है। इसके बाद एक मेथडोलॉजी जो कमर्शियल मेथडोलॉजी है, इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड ये होता है कि एक जेनेटिक का बर्ड एक साइड पे होता है, दूसरी जेनेटिक का दूसरी साइड पे है। जिस तरह लुमन है, लुमन में क्या है कि लुमन ने 70 साल उनकी R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। उन्होंने नस्ल दर नस्ल अपने जानवरों की ना जेनेटिक्स को इम्प्रूव किया। अब लुमन का जो बाप है वो RIR है, उसकी माँ लेगन है। 2 डिफरेंट ब्रीड है, उनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो लुमन ब्राउन लाइट आगे पैदा होता है, जिसमें बहुत सी कैपेबिलिटीज़ बाप से और बहुत सी माँ से आती हैं। फॉर एग्जांपल अंडे का साइज़, डिजीज रेजिस्टिव नेचर, अंडे का कलर माँ से आ रहा होगा, मतलब इट्स नॉट पेट के किधर से आ रहा है। इसी तरह जो है ना उसकी FCR या बाकी चीज़ें जो है ना बाप से आ रही हैं। वो जब चीज़ें कंबाइन होती है तो एक समझें कि एक्सेप्शनल बर्ड बनता है। और ये ऐसे नहीं है कि लुमन आज 96% प्रोडक्शन दे रहा है। अगर आज से 25-30 साल पहले चले जाएं तो ये 80-85% प्रोडक्शन देता था। जिस तरह वाइट लेयर की बात कर लें तो ये जनरेशन टू जनरेशन उसको एनहेंस करके नई बीमारियों के मुताबिक उनके जेनेटिक्स को डेवलप किया जाता है और चीज़ों को आगे लेके चला जाता है। तो ये चौथी मेथडोलॉजी जो होती है ये क्रॉस ब्रीड होता है कि 2 ब्रीड्स को मिला के चलाते हैं और कमर्शियली ये ऐसे ही होता है। तो 4 ब्रीडिंग मेथडोलॉजीज हैं, इन ब्रीडिंग,
कि बहन भाई क्रॉस करवाए जाएँ, लाइन ब्रीड के बाप का जो है ना बेटी के साथ और माँ का बेटे के साथ करवाया जाए, उसके बाद आउट ब्रीड है कि 2 डिफरेंट एरियाज के बर्ड का करवाया जाए, और देन यू कैन से कि क्रॉस ब्रीड है कि 2 डिफरेंट नेचर के बर्ड्स को आपस में क्रॉस करवाया जाए। तो ये ब्रीडिंग मेथडोलॉजी है जो हमारे फार्मर्स को नहीं पता। चलें सर, इतनी पढ़ी लिखी गुफ्तगू आम फार्मर से हजम नहीं होगी, क्योंकि आस्ट्रेलोप का भयानक तजर्बा करने के बाद अब लोमन ब्राउन की तरफ आना एक मुश्किल फैसला है। और फिर आपने ही इशारतन भी कह दिया कि यहाँ पे लोग RIR को लोमन ब्राउन करके सेल कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे, तो लोमन ब्राउन के साथ भी वही हाल तो ना होगा? अच्छा, इसमें मैं अजमल भाई अपनी सब ऑडियंस से माजरत भी करता हूँ और आपसे भी माजरत करता हूँ। कुछ गलतियाँ होती हैं जो कह लें कि दानिस्ता होती हैं, इंटेंशनल होती हैं, कुछ अनइंटेंशनल होती हैं। भूल चूक जो कह लें कि अल्लाह ताला के प्यारे लोगों से भी हो जाती है, हमसे भी हुई। असल में जब हम भी ब्राउन अंडे की तलाश में निकले तो पाकिस्तान में चूँकि मौजूद ही आस्ट्रेलोप RIR था, और हमें जो बताया गया हमने भी यूट्यूब पे देखा, सारा कुछ किया, और हमारी R&D नहीं थी क्योंकि मेरा पोल्ट्री सेक्टर नहीं है, तो हम उससे चले। अब जब काम किया तो प्रैक्टिकली पता चला, और हम अपने जो फार्मर्स को पिछले 2 साल में RIR आस्ट्रेलोप दिया कंपनसेशन के लिए, हम उनको अब लुमन बर्ड फ्री ऑफ कास्ट भी दे रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये था चूँकि हमें नहीं पता था, और हम भी यही चाहते थे कि हम ब्रीडिंग कंपनी भी बन जाए और हम प्रोडक्शन कंपनी भी बन जाए, तो इल्म नहीं था ना। तो अभी ये है कि आस्ट्रेलोप RIR के साथ तो मसला ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लाइन ब्रीड हो चुका था, इन ब्रीड हो चुका था। अब लुमन में ऐसे नहीं है, लुमन में ऐसे है कि ये सर्टिफाइड इसका PS होता है, पेरेंट स्टॉक होता है, और हर साल हमने रिपीट करना, जो पिछला आया है उसको हमने किल कर देना होता है, उससे अगला जो है ना हमने लेना होता है। रीज़न इज दिस के हर साल वो अपने बर्ड्स की जेनेटिक्स को इम्प्रूव करते हैं, और दिस इज़ पार्ट ऑफ ओवर कॉन्ट्रैक्ट के हमारा जो मुआहदा है उसका हिस्सा ये है कि हर साल हमने फ्रेश PS उनसे लेना है, और उसकी सिर्फ फीमेल फार्मर्स को देनी है। तो आप जो बात कर रहे हैं आस्ट्रेलोप RIR वाली बात होगी, वो ऐसे नहीं है। नो, वी आर इन कमर्शियल फार्मिंग, और वाइट लेयर की तरह हम सिर्फ इसकी फीमेल ब्राउन लेयर ही देते हैं, और उससे सिर्फ अंडा लिया जाता है। नहीं तो वाइट एग को छोड़कर लोग ब्राउन एग की तरफ क्यों आए? क्या इसका स्कोप पाकिस्तान में है? अच्छा, इसमें अजमल भाई 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि जो वाइट एग है ना, मैं इसमें माजरत के साथ, तो इसमें जो PS कंपनी है ना जिनके पास पेरेंट स्टॉक्स हैं, उन्होंने अपने बर्ड्स की नेचर ही इस तरह की कर दी है कि एक छोटा फार्मर उसको नहीं रख सकता, उसको जेनेटिकली उस तरह मॉडिफाई करवाया है कि ये केज में रहता है, 50-50, 60-60, 1-1 लाख बर्ड होगा तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट की पेटी है, वो आप 100 रुपये 50 रुपये के मार्जिन से आपने बेचनी है, तो वो आपने तभी बेचनी है कि जब आपकी 2 लाख 3 लाख प्रोडक्शन है। मगर एज़ कम्पेयर टू वाइट एग, ब्राउन में ऐसे नहीं है। पाकिस्तान की मार्केट में ऐसा है कि वाइट एग का जो रेट होता है 500 से 1000 रुपया, गोल्डन का रेट ऊपर होता है। गोल्डन का चूँकि साइज़ छोटा होता है, उसमें इतनी आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो इससे तकरीबन 1000 रुपया, पिछले साल मेरे फार्मर ने वाइट एग से 2000 रुपया ज़्यादा पेटी बेची जो लुमन के एग की है। तो आपकी कास्ट सिमिलर है। तो अगर आप बात करें कि वाइट से ब्राउन की तरफ क्यों आया जाए, तो इसलिए आया जाए कि सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स हाई परफॉर्मेंस बर्ड, ये वाइट लेयर के मुताबिक अंडा देता है। दूसरा ये है कि इसकी कास्ट वाइट लेयर जितनी है, मगर इसकी प्राइस 1500 से 2000 रुपया मार्केट में ज़्यादा ले सकते हैं। और सबसे अहम बात, आप इस जो है ना सवाल का जवाब दें कि आपको एक ही शेल्फ पे ब्राउन और वाइट एग पड़ा हो, तो 81%, इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिसर्च, पूरी दुनिया में रिसर्च है कि 81% कस्टमर जो है ना ब्राउन एग को प्रायोरिटी देता है ऑन वाइट। मगर हमारे पाकिस्तान में चूँकि ब्राउन का कोई ब्रीड ही नहीं है और पूरा साल अवेलेबिलिटी नहीं होती, इस वजह से वाइट चल रहा होता है। और लास्ट थिंग ये है कि ब्राउन के ऊपर आप बहुत से कह लें कि अगमेंटेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आप इससे ऑर्गेनिक एग ले सकते हैं। वाइट मुर्गी को आप अपने फार्म से बाहर नहीं निकाल सकते, मगर आप फार्मर्स को दिखाइए कि मेरे फार्म पे जाके ब्राउन मुर्गी को आप फ्री रेंज छोड़ सकते हैं। चलिए सर, देखिए फीड बड़ी महंगी हो चुकी है, तो फार्मर लोमन ब्राउन की तरफ क्यों आए? इसकी एग प्रोडक्शन कितनी है, साइज़ कितने हैं, वगैरह वगैरह?
अच्छा अजमल भाई, ये ना हमारा ये है कि हम वक्त के साथ ना चेंज नहीं होते। क्योंकि मैं दुनिया में जब ट्रैवल करता हूँ ना, महंगाई हर जगह पे है, हर जगह प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। मैं ये 6 दिन पहले यूएई से वापस आया हूँ, तो फरवरी में जब मैं लास्ट टाइम गया था, और अभी 13% प्राइसेस ज़्यादा है। मैंने जिन चीज़ों की स्नैप्स ली थी, पिक्चर्स ली हुई थी, 13% उनकी प्राइसेस ज़्यादा थी। तो इन्फ्लेशन हर जगह, मगर हम क्या है कि हम ओनली कह लें कि नेगेटिव साइड देखते हैं। अगर आपसे एक बात करें कि 400 रुपया अभी रिसेंटली फीड की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, तो क्या वाइट अंडा 5100 से 5600 पे नहीं चला गया? वो 500 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, 100 रुपया तो प्रॉफिट ही हुआ है। मगर समझने की ये ज़रूरत है कि हम अप्रोप्रिएट वर्ड लेके चलें, डरे ना। वक्त के साथ चेंज होना ही कामयाबी है। वक्त हमारे लिए नहीं रुकेगा, चीज़ें हमारे लिए नहीं रुकेंगी। दूसरा सवाल आपका ये है कि ये कितने % प्रोडक्शन देता है? इट्स अ वेरी सिमिलर, जितना वाइट देता है उतना ये देता है। 96% तक प्रोडक्शन पे जाता है ये, और ये 24वें हफ्ते में जो है ना 96% प्रोडक्शन गेन करता है। मतलब आपके पास अगर 1000 बर्ड है तो तकरीबन 960 के करीब, 950 के करीब आपके अंडे आ रहे होंगे। और साइज़ सेम है, जो वाइट का साइज़ होता है वो 60 से 62 ग्राम के करीब होता है। इसका भी साइज़ जो है ना 62 से 65 ग्राम के दरमियान आ रहा होता है। चलें, लोमन ब्राउन तो हमने रेडियो पे बिकती देखी है। लोग ना सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप्स बना के सेंड करते हैं, लोमन ब्राउन ले लो, लोमन ब्राउन ले लो। तो क्या लोमन ब्राउन पाकिस्तान में है इससे पहले? और अगर आपके पास है तो आप इसे पाकिस्तान में लेके कैसे आए, और इसकी क्वालिटी को कंट्रोल कैसे किया जाता है? अच्छा, इसमें अजमल भाई प्रॉब्लम यही है ना कि हम सही चीज़ों को समझते नहीं हैं और हम चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि लोमन किस तरह मैं लेके आया। एक्चुअली चूँकि पाकिस्तान में मेरा एक कह लें कि विजन है कि ब्राउन एग का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मैं बनूँ, ठीक है ना। उस सिलसिले में मैंने 33,000 एस्ट्रोलैब, जो लास्ट ईयर आप देख के भी गए थे, मेरे पास एग लेइंग मौजूद थी। 33,000 एस्ट्रोलैब किसी के पास नहीं थी पाकिस्तान में मौजूद। और मुझे याद है आपने खुद लगाया था पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलैब फार्म ना। जी जी। तो मेरा मकसद ये था कि ब्राउन अंडे की प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जाए। मगर जब मैंने देखा कि एस्ट्रोलैब RIR नहीं उस तरह प्रोड्यूस कर रही, ना फार्मर्स के पास ना मेरे पास, तो मैंने इसकी रिसर्च की। जब रिसर्च की तो पता ये चला कि दुनिया में 2 ही ब्रीड है, या लुमन है या हाईलाइन है, जो ब्राउन अंडा देती है। जिस तरह वाइट लेयर है, LSL है, लुमन सिल्वर लाइट है, वो लुमन की ब्रीड है। तो मैं जब जर्मनी रब्ता किया, उनके पास गए, तो वो हमें ब्रीड देने के लिए राज़ी नहीं थे। रीज़न वाज दिस के एक्चुअली होता ये है कि हम चीज़ लेते किसी और मकसद के लिए तो आगे करते कुछ और है। चूँकि ये ब्रीड हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड ब्रीड वो होता है जिस तरह हमारे पास गंदम चावल के आजकल हाइब्रिड बीज आ रहे हैं कि हम उनको बोते हैं, 55-60 मन तक गंदम तो लेते हैं, मगर जो अपने ही खेत का बीज होता है उसको दोबारा हम रीजनरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जेनेटिकली उसको इस तरह मॉडिफाई करता है कि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो और इसकी नस्ल चलाने की कैपेबिलिटीज़ को बेशक हम डाउन कर लें। नस्ल चलाने की कैपेबिलिटीज़ अलग बीज में कर दी है और प्रोडक्टिविटी देने की कैपेबिलिटी अलग बीज में कर दी। इसी तरह लुमन में उन्होंने क्या किया कि नस्ल चलाने की जिम्मेदारी उन्होंने PS पेरेंट स्टॉक को दे दी, कमर्शियल स्टॉक को अंडे देने के लिए रखा। अब होता ये है कि हम अंडर लुमन कॉन्ट्रैक्ट, जो लुमन का कॉन्ट्रैक्ट है, मेल नहीं दे सकते ना। हमने मेल किसी को दिया भी नहीं, मगर कुछ ऐसा होता है कि बहुत प्रीसाइज भी हम सेक्शन कर लें तो कोई 8, 10, 15, 20 मेल चले जाते हैं। अच्छा, उनकी खूबसूरती ये होती है कि उनमें लिबिडो, जो सेक्स करने की ओरिएंटेशन नहीं होती। तो फार्मर्स ने कहा कि हमारे पास तो मेल आ गया तो हम इसका आगे रीजनरेट करते हैं। अब उसमें क्या मसाइल है? उसमें मसला ये है कि वो लुमन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन है, वो हाइब्रिड ब्रीड से आगे लिया गया, या उसमें लोग जो है ना RIR के मुर्गे छोड़ के या क्रॉस मुर्गे छोड़ के ले रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है कि ये फार्मर उन फार्मर्स के लिए कि जो लुमन कर रहे हैं, भाई आप समझे, लुमन का अंडा टेबल एग होता है। टेबल एग की अगर आप देखें तो 45 न्यूटन प्लस ब्रेकिंग पावर होती है। आप लुमन का जो शेल होता है अगर इसको आप फील करें, अब जब 45 न्यूटन पावर उसकी है तो उसमें से तो बच्चे ही नहीं बाहर निकलता। इसी वजह से आप सुनते होंगे कि आपकी हैजेबिलिटीज बड़ी कम है। वो इसलिए कम है कि इसमें से अजमल साहब बच्चा नहीं निकल सकता। ये बच्चे वाला अंडा नहीं है। हमारे फार्मर लाल मुर्गे छोड़ के साथ कहते हैं ये लुमन आ गया, तो खुदारा मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला नाकाम करेंगे हमें, मगर यह है कि आप अल्टीमेटली पाकिस्तान में एक मार्केट
बनने से पहले ख़राब करने की तरफ चले गए। चलें, पाकिस्तान में सर आप ज़बरदस्त एक इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशुमार लोग इससे लर्न भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इंटरव्यू को वाइंड अप भी करना पड़ेगा। जल्दी से बताइएगा कि लुमन ब्रोन का पाकिस्तान में फ्यूचर कैसा है और ऑर्गेनिक वैली इस ज़िम्न में क्या है या क्या कर रही है? अच्छा, इसमें अजमल भाई चूँकि मेरा ये ब्रीड है और 5 साल के लिए मेरे पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है लुमन की, तो मैं तो कहूँगा इसका बहुत अच्छा है। मगर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लुमन में अभी जो गैप है वो ये है कि वाइट लेयर वाला फार्मर तो चला गया, 50,000 1 लाख जो लेयर रखेगा वो कामयाब है, और कोई भी ऐसा वाइट लेयर का शायद ही फार्मर हो जो केज सिस्टम में या इवन फ्लोर पे चल रहा हो, केज सिस्टम में चल रहे हैं ना। अब ये उन फार्मर्स के लिए जो 1,000 5,000 10,000 बर्ड डालना चाहते हैं और इससे सक्सीड होना चाह रहे हैं, और फ्यूचर इसका ये है कि आप आज एक लुमन की पेटी रख लें, एक वाइट एग की रख लें, आप 1500 से 2,000 रुपये ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। तो मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ। राइट नाउ वी आर सिटिंग इन जून 2022 और अगस्त में मेरा 7,000 PS आ रहा है, वो इसी मकसद के लिए आ रहा है। 7,000 पेरेंट स्टॉक आ रहा है ना, फीमेल पेरेंट स्टॉक, उसके साथ उसका 13% मेल होगा। तो उसके बाद हमारी ये कैपेबिलिटी होगी कि हम हर मंथ तकरीबन कोई 1.25 लाख के करीब जो है ना कमर्शियल बर्ड जनरेट कर सकेंगे। और माशाल्लाह कामयाबी का अगर मैं आपको बताऊं कि आज जब हम बैठे हैं तो इट्स 24 जून, तो मेरे पास इस वक्त 26 जुलाई तक 1 माह की एडवांस बुकिंग चल रही है। चले नबील साहब, एक और नशिस्त में लुमन ब्रोन को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, इसकी बिज़नेस फिजिबिलिटी पे बात करते हैं। फ़िलहाल आपने ज़बरदस्त गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अजमल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी।